कमेटी के इस चंद्रेश अकॉर्ड सिल्वर पार्क इस क्षेत्र के जनसंपर्क कार्यालय के उद्घाटन प्रसंग पे उपस्थित मंच पे जिन्होंने आज इस कार्यालय को बना करके यहाँ पर उपस्थित रह करके लोगों की समस्याओं का समाधान करने का जिन्होंने प्रतिज्ञा किया है, वो अखंड प्रताप सिंह जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रमोद सावंत, गट नेता जुबैर इनामदार, एडवोकेट एस.ए. खान, अनिल सावंत, रुबीना शेख, सदीक थापा, रजनी गुप्ता जी, रोजी ईरानी जी, अशरफ मिस्त्री, फारूक शेख, खान साहब ब्रॉडवे से, सिद्धेश राणे, सरनजीत सिंह, प्रकाश नांगने जी, उमर कप्पू, फारूक अलातर, अजहर कुरैशी, मनीष मेहता, आमिर तासे, अब्दुल रहमान, जिग्नेश वोरा, दुबे जी, हमारे सिल्वर पार्क के सबसे जूने कार्यकर्ता दुबे जी, उषा वोरा जी, दिलीप दोषी, दक्षा गांधी, भास्कर शेट्टी, चेतना पिल्लय, एकनाथ पाटिल, अनवर खान, इश्तियाक खान, यूथ कांग्रेस, बेसिक कांग्रेस, फ्रंटल और सभी सेल के कांग्रेस के अध्यक्ष, वो पदाधिकारी, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता, उपस्थित भाइयों बहनों और दोस्तों, अखंड प्रताप सिंह जी ने एक रोज मुझे फोन किया और मैं कहीं ट्रैवल कर रहा था और उन्होंने कहा कि साहब मैं अखंड प्रताप बोल रहा हूं, सिल्वर पार्क में रहता हूं, हाँ मुझे यहाँ कांग्रेस का कार्यालय शुरू करना है। मैंने दिल में ये सोचा कि सारी दुनिया में, हिंदुस्तान में लोग ये कहते हैं कि लोग कांग्रेस को छोड़ करके जा रहे हैं। यूपी से कांग्रेस खत्म हो चुकी है। ठाकुर, ब्राह्मण, दलित, ओबीसी सभी लोग कांग्रेस का हाथ छोड़ के जा रहे हैं। ये कौन आदमी है जो मुझे सामने से फोन करके कहता है कि मुझे कांग्रेस का कार्यालय उद्घाटन करना? मुझे अचंभा लगा। तो जो पार्टी का प्रोटोकॉल होता है, मैंने उनसे कहा कि आप जिला अध्यक्ष प्रमोद सावंत जी के साथ संपर्क बनाएं, उनसे मिले, उनसे बात करें और आप कार्यालय किस वजह से शुरू करना चाहते हैं वो भी उनसे डिस्कस कीजिए। 8-10 रोज के बाद प्रमोद सावंत जी आए मेरे पास। मैंने उनसे पूछा कि वो एक सिंह साहब ने फोन किया था, उन्होंने आपसे फोन किया, मैंने आपका नंबर दिया था। बोले हाँ सर, उनसे त्यांच्याबरोबर माझा बोलणं झालंय। मी त्यांना विचारलं की काय अचानक काँग्रेसवरचं प्रेम सिल्वर पार्क, चंद्रेश या परिसरमध्ये वाढण्याचं कारण काय? एखादा व्यक्ती आपल्याला फोन करतो आणि सांगतो की काँग्रेसचं कार्यालय उद्घाटन करायचं आहे, तर पॉलिटिकली त्याच्या मागचा त्याचा हेतू काय? इलेक्शन लढायचं आहे का महानगरपालिकेमध्ये काय कामं करून घ्यायची आहे? तर प्रमोद सावंत मला म्हणले की साहेब तसं काही नाहीये, फक्त त्या परिसरमधले नगरसेवकांकडनं, भाजपचे जे नगरसेवक आहे, लोकांनी जे खूप विश्वास टाकून त्यांना निवडून दिलेला आहे, ते कोणताही प्रकारचं काम त्या क्षेत्रात करत नाही, लोकांशी त्यांचा काही संवाद होत नाही आणि म्हणून अखंड प्रताप सिंग हे मागील 25-30 वर्षापासून सिल्वर पार्कला राहतात आणि म्हणून त्यांना त्या ठिकाणी काँग्रेसचं कार्यालय उद्घाटन करून त्या ठिकाणी जनसंपर्क कार्यालय त्यांना ओपन करायचं। उसके बाद अखंड प्रताप सिंह जी प्रमोद सावंत जी के साथ मेरे पास आए और फिर हमने ये निश्चित किया कि ठीक है, ये कार्यालय का उद्घाटन आज किया जाएगा। मैं अखंड प्रताप सिंह जी आपको और आपके सभी साथियों को मुबारकबाद देता हूं कि आपने यहाँ पे कांग्रेस का कार्यालय का उद्घाटन किया है और साथ ही में प्रमोद सावंत साहब ने आज मनीष मेहता जी जो ब्लॉक के अध्यक्ष है 7A के, उनके साथ में आपको यहाँ पे कार्याध्यक्ष बनाया है ब्लॉक का। मतलब आप सिर्फ सिल्वर पार्क और चंद्रेश के ही नहीं, तो आप पूरा 17 नंबर प्रभाग, 16 नंबर प्रभाग, 15 नंबर प्रभाग, यहाँ तक कि आपको सभी लोगों के समस्याओं का समाधान आपको करना है। मनीष मेहता जी आप ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, आप प्लेजेंट पार्क में एक्टिव हो, मगर इस कार्यालय में भी अभी आपने आकर के यहाँ बैठना चाहिए और लोगों की समस्याओं का समाधान आपने करना चाहिए।
प्रमोद सावंत ने आप सब लोगों को बताया है, वही बात बताया है जो आप सब लोग जानते हो, मगर जान के भी जनता अनजान है, जान के भी आप लोग अनजान हो, क्योंकि आप 100 रुपया पेट्रोल का दे रहे हो तब भी आपको फर्क नहीं पड़ रहा है। जब हस्ताक्षर अभियान कांग्रेस पार्टी के लोग करते हैं स्टेशन के पास कहीं पे, तो कुछ लोग जिनको भक्त कहा जाता है, जो अंधविश्वास और इतने बड़े भक्त हो गए कि उन्हें रात और दिन का पता नहीं लग रहा कि घर में चूल्हा 1200 रुपए में आ रहा है कि 900 में आ रहा है, पेट्रोल और डीजल की कीमत कितनी हो गई है, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। वो हस्ताक्षर करते हैं और बोलते हैं अरे 200 रुपया हो गया तब भी चलेगा, तो भी हम मोदी को चुन के देंगे। तो कार्यकर्ता मुझसे आके बताते कि साहब लोग ऐसा बोलते हैं। बोला वैसे लोगों को रोक करके पूछना चाहिए तेरे पास स्कूटर तो भी है क्या, क्योंकि ऐसे बोलने वाले के पास ना स्कूटर होती है ना गाड़ी होती है। अब पता लगा परिवार भी गांव में रहता है, यहाँ कोई होटल में खाना खाता, इसलिए घर में चूल्हा कितने रुपए में जलता है वो भी उसे पता नहीं। मगर एक बात याद रखिए कि जब डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ती है तो महंगाई बढ़ती है। रोज आप लोग देखते हो, YouTube पे देखते हो, टीवी न्यूज में देखते हो, चैनल्स पे सुनते हो, जेब के पैसे खुद खर्च करते हो। यहां देख सकते हैं आप हार्डवेयर की दुकानें हैं, किराने की दुकानें हैं, भाजी तरकारी की दुकानें हैं। ये दुकानदारों से मैं पूछना चाहता हूं कि 5 साल पहले आप आलू कितने में बेचते थे, आप ये फर्नीचर पंखा कितने में बेचते थे और आज कितने में बेचते हो? तो आप क्यों महंगा बेचते हो? क्योंकि आपको कारखानदार, किसान, ट्रांसपोर्ट वाले ये आपसे पैसे ज्यादा लेते हैं। वो क्यों ज्यादा लेते हैं? तो उनको डीजल और पेट्रोल अपनी गाड़ियों में डाल के सामान आप तक पहुंचाना पड़ता है। इंडस्ट्रीज वालों को, शिपिंग वालों को पैसे देने होते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब जब पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ता है तब तक के कीमतें बढ़ती है। आज सिल्वर पार्क, चंद्रशेखर, इस एरिया में, जहांगीर में रहने वाले लोग बहुत खुश होते होंगे कि आप जिस मकान में रह रहे हो, आपने लिया था 25 लाख का, आज उसका 80 लाख रुपया हो गया है। मगर आपने जब मकान 25 लाख का लिया था तभी उसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 800 रुपया आता था। आज इस इलाके में मकान 8,000 रुपये, 7,000 रुपये, 9,000 रुपये स्क्वायर फीट बिकता है, तो उसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी 4,000 रुपये आता है। 4,000 रुपये। लैंड की कीमत बढ़ गई, क्यों? तो जीएसटी लगा दिया। आप जो चीज लेते हो उस पर 18% आपको जोड़ करके पैसा भरना पड़ता है। ये 18% किसके जेब में जा रहा है? केंद्र सरकार के जेब में। ये यहाँ पे सारे छोटे व्यापारी हैं, आप बगैर बिल में काम करते हो, आप जीएसटी भी नहीं भरते हो, आप इनकम टैक्स भी नहीं भरते हो। जो भरता होगा उसको पूछिए कि वो 18% पैसा ज्यादा चार्ज करता है। और जैसे ही वो कस्टमर को बोलता है कि मेरे पास का प्रेशर कुकर 1000 रुपए का नहीं है, वो 1180 का है, तो कस्टमर निकल के बाजू की दुकान में जाता है जहां पे उसको 1000 रुपए में सामान मिलता है। तो जो टैक्स की चोरी कर रहा है इस देश में, वो खुश है, वो आनंदित है, उसे किसी बात की चिंता नहीं है, ना सीबीआई की, ना इनकम टैक्स की, ना ईडी की, क्योंकि टैक्स ही नहीं भरता। जो टैक्स पेयर है, जो यहां पर आप लोग जो बैठे हो, आपके अगर आप नौकरी कर रहे हो तो आपकी सैलरी में से टीडीएस कट रहा है। आप पेट्रोल डाल रहे हो तो आप जीएसटी और सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स भर रहे हो, आप इनकम टैक्स भर रहे हो, आप वैट भर रहे हो। तो ये जो लोग हैं जो हाईएस्ट टैक्स पे करते हैं, जो नौकरी करते हैं, जिनकी सैलरी में से पगार कटता है, बैंक में से पैसे विड्रॉ करने पर आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले आपको बैंक के चार्जेस नहीं लगते। अब साल का अगर आप टोटल करोगे तो साधारण सर्वसामान्य व्यक्ति का
बैंक अकाउंट में बैंक चार्जेस कम से कम साल का 500 से 700 रुपया जाता है नहीं जाता है? 21 रुपया पर ट्रांजैक्शन, यह पैसा किसके जेब में जा रहा है? 15 महीने तक के किसान रास्ते में बैठा रहा। आप और हम 2 घंटे नहीं बैठ सकते हैं क्या? मुझे तो 10 मिनट में पसीने छूटते। 15 महीने तक इस देश के अंदर किसान रास्ते में बैठा रहा, मगर इस देश के पंत प्रधान को उनसे बात करने की फुर्सत नहीं थी। इसे कहते हैं घमंड, इसे कहते हैं अकड़, इसे कहते हैं डिक्टेटरशिप, कि मैं कहूं वो कायदा। जब कुछ राज्यों के अंदर चुनाव हारे और जब पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लग रहा है, तो जाकर के किसानों पे जैसा मेहरबानी किया है उस तरह से टैक्स वापस, बिल वापस लेने का काम किया। 700 किसानों ने उस आंदोलन में अपनी जान गंवाई, मगर पार्लियामेंट के अंदर, जो पार्लियामेंट अभी चल रहा है, उसमें केंद्र सरकार कहती है हमारे पास कौन 700 लोग अपनी जान गंवाए हैं उसका डेटा हमारे पास नहीं है, हमको उसके बारे में मालूमात नहीं है, हम उनको मुआवजा कैसे देंगे, हम उनके परिवार को कैसी मदद कर पाएंगे। यह है सरकार कि आपके देश में आंदोलन करते वक्त अगर कोई लोग अपनी जान गंवा देते हैं तो इस सरकार के पास में वो कौन व्यक्ति है, वो कौन परिवार है, उसकी मालूमात इस सरकार के पास नहीं है। मतलब कितनी निर्दयी सरकार है, ये आप लोग इस बात से समझ सकते। लोगों को लगा कि किसान आंदोलन कर रहा है तो खाली पंजाब का है, क्योंकि दिल्ली नजदीक है इसलिए ज्यादा लोग वहां के दिख रहे थे। मगर यूपी का चुनाव लगा तब उनके समझ में आया कि यूपी के अंदर का भी किसान, जो छोटा किसान है, गरीब किसान है, वो हर कोई इस सरकार के विरुद्ध में वोट करने वाला। तो वोट की राजनीति, सिर्फ धर्म की राजनीति, इसके अलावा इस बीजेपी ने इस 5 साल में, 7 साल में केंद्र में कुछ नहीं किया। और उसी के मार्ग पर चलते हुए मीरा भाईंदर की महानगर पालिका की बीजेपी टैक्सेस बढ़ाया। प्रमोद ने भी बताया आपको कितना टैक्सेस बढ़ाया। दुकानदार लोगों ने अपना जो बिल आता है उसको खोल करके देखिए जरूर। आप राजस्थान के हो, गुजरात के हो, आपको लगा कि हमारा आदमी है, हमारा जाति का है, जैन है, तो हम इसको वोट करेंगे तो ये हमारे लिए अच्छा होगा, ये हमारा गुजराती है, ये हमारा उत्तर भारतीय है। और वही व्यक्ति ने तुम्हारी दुकान का टैक्स जो 1000 रुपया था उसको 4000 रुपया कर दिया। तुम जो बोर्ड लगाते हो उसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया। जो पानी का टैक्स था उसको 4 गुना कर दिया। क्या दिखा के कि हम विकास कर रहे हैं। ये जो सीमेंट के रास्ते बने हैं ये राज्य सरकार की निधि। राज्य के अंदर सरकारें बदलती है मगर नीति राज्य सरकार और केंद्र सरकार की रास्तों के बारे में बनती है, यह शहरों के बारे में बनती है। जो आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने बनाया, इस देश के अंदर के शहरों को विकास करने की नीति बनाई। जब उन्होंने स्मार्ट सिटीज की घोषणा करी, उसके अंतर्गत ये जो बसें आपके सामने चलती है जिसमें लिखा रहता है JNNRUM, उसका फुल फॉर्म मालूम है आपको? ये बीजेपी वाले तो नाम नहीं दे सकते। जवाहरलाल नेहरू रूरल अर्बन मिनिमल मिशन प्लान, ये नाम बीजेपी नहीं दे सकती है। इस JNNRUM के अंतर्गत मनमोहन सिंह जी ने पूरे देश के 65 शहरों में और उसके बाद में 100 शहरों को स्मार्ट सिटीज बनाने का नियोजन किया। JNPT से लेके तो दिल्ली तक 1500 किलोमीटर लंबा और 300 किलोमीटर चौड़ा, जिसमें राजस्थान भी आता है, मध्य प्रदेश भी आता है, गुजरात भी आता है, पंजाब भी आता है। ये सारे राज्यों को विकसित करने के लिए जो आज ये बीजेपी केंद्र सरकार कहती है कि हम 6 ट्रैक हाईवे बना रहे हैं, हम JNPT से लेके पोर्ट्स बना रहे हैं, हमने अडानी को पोर्ट बनाने को दिया, सूरत में रिलायंस को पोर्ट बनाने को दिया। तो ये सारा नियोजन मनमोहन सिंह साहब ने किया था। ये जापानीज गवर्नमेंट से उस वक्त लोन लेकर के जो मुंबई की मेट्रो है,
जो आपके हमारे शहर में जो मेट्रो आज बन रही है, ये उस वक्त का नियोजन है, ये उस समय का काम चल रहा है। मगर लोग, जैसा मैं कहता हूं कि जान के भी अनजान है। मैं सब कुछ जानता हूं, मगर फिर भी क्योंकि मैं भक्त हूं, मैं सिर्फ जाति के नाम पे और धर्म के नाम पे मैं वोट करूंगा। क्यों? कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया। तो इस शहर में रहने वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि आप 25 साल पहले जब सिल्वर पार्क में आए थे तो घुटनों तक के पानी में स्टेशन से यहां तक आना पड़ता था। तो ये वो 30 साल में बीजेपी ने किया था कि कांग्रेस ने किया था? भाई आप लोगों से, यहां के ही लोगों से पूछना चाहता हूं। आप अपना गांव छोड़ करके मुंबई शहर में आए, ये अधिकार आपको घटना ने दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने जिस देश की घटना बनाई, उस कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको अधिकार दिया कि आप हिंदुस्तान के किसी भी शहर के नागरिक किसी भी शहर में जाके अपनी रोजी रोटी कमा सकते हो। और अगर ये नहीं होता तो गुजरात में रहने वाला व्यक्ति गुजरात में रहता, राजस्थान का व्यक्ति राजस्थान में रहता और यूपी का व्यक्ति यूपी में रहता, इस मुंबई महानगरी में नहीं होता। ये कांग्रेस ने दिया। जब आजादी मिली तभी 3000 किलोमीटर की रेलवे थी, आज 75,000 किलोमीटर की रेलवे है। क्या ये 2014 से लेकर 2020 तक इन 7 सालों में ये रेलवे बनी है? 75,000 किलोमीटर। मगर 7 साल में इस 75,000 किलोमीटर रेलवे को बेचने का काम किसी ने किया तो वो ये सरकार ने किया, बीजेपी की सरकार ने किया। तुम्हारे आज यूपी के अंदर की कई रेलवे के लाइंस बिक चुकी है, गुजरात की बिक चुकी है, राजस्थान की बिक चुकी है, पोर्ट्स बिक चुके हैं। कभी आपको जीवीके का एयरपोर्ट दिखता है तो अभी आपको अडानी का एयरपोर्ट दिखता है। रोज सवेरे उठ करके अडानी और अंबानी को कुछ बेचने का काम इस देश में हुआ है। जो कुछ भी पंडित नेहरू ने इस देश के लिए बनाया, जिसे टेम्पल्स ऑफ इंडिया, मंदिर, हिंदुस्तान के मंदिर का नाम दिया गया, पोर्ट्स, डैम्स, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, अगर पानी नहीं होते, डैम्स नहीं होते तो आपके खेत और खलियान, आपके गांव के अंदर की जो आपकी जमीनें हैं वो बंजर होती, आपके गांव में बिजली नहीं होती। ये सारा काम कांग्रेस ने किया। मगर फिर भी मैं जान के फिर भी अनजान हूं, फिर भी मैं कहूंगा कि कांग्रेस ने क्या दिया। लोग समझ के भी अनजान है, लोग जान के भी अनजान है, और उसका खामियाजा और कोई नहीं भोग रहा है, जनता खुद भोग रही है। इस कोविड के अंदर पूरी दुनिया में स्टैटिस्टिक्स में जो बोल रहा हूं उसको इंटरनेट पे जाकर के देख लीजिए, क्योंकि सब में बड़ी आबादी दुनिया के अंदर हम हैं, तो सब में ज्यादा बेरोजगारी दुनिया के अंदर आज हिंदुस्तान में है कोविड की वजह से। इस कोविड के काल में लोगों ने अपनी नौकरी खोई, कारोबार खोया। इन दुकानों के अंदर अगर 4 नौकर काम करते थे, इन्होंने अपने गांव से लोगों को ला करके रखा था काम करने के लिए। आज इन मालकों से पूछिए कि इनकी दुकान में 1 आदमी काम कर रहा होगा या 2 कर रहा होगा। मतलब 50% लोग जो रोजगार पे थे आज बेरोजगार हो गए। लोग वर्क फ्रॉम होम कल्चर की बात करते हैं, मगर कितने लोग बेरोजगार हैं? हमको पूछिए। कोविड के इस परेशानी में हमने पूरे शहर में 40,000 परिवारों को 2 साल तक के राशन पहुंचाया, बंद मुट्ठी करके पहुंचाया। लोग फोन करके रोते थे, मां, बहनें, बच्चे, औरतें रोया करती थी कि हमारे घर में दूध नहीं है, खाने को रोटी नहीं है। मैं पूरे हिंदुस्तान की बात भी नहीं बता रहा हूं आपको, मैं मीरा भाईंदर की बात बता रहा हूं, मैं इस शहर की बात बता रहा हूं आपको। आपको भी नहीं पता था कि आपका पड़ोसी कि वो भूखा है, वो कुछ खाए बगैर सो रहा है, क्योंकि आप भी दरवाजा डर के मारे नहीं खोलते। कोविड में मां ने बच्चे को छोड़ दिया, बच्चे ने मां बाप को छोड़ दिया, कंधा
अर्थी को कंधा देने के लिए लोग नहीं गए। यह हाल हुआ कोविड में। मां गंगा के पेट में हजारों की लाशें हमने टीवी पे देखी, पूरी दुनिया ने देखी, मगर फिर भी हम कहेंगे नहीं, मोदी ने ही विकास किया, बीजेपी ने ही विकास किया। चाहे भले 50 लाख लोग कोविड में मर गए हो, उसकी जिम्मेदारी नहीं है उनकी, वो तो पूरी दुनिया में बीमारी थी। अरे 6 करोड़ तुम्हारा कोविड का वैक्सीनेशन ले जा करके दुनिया का नेता बनने को कोशिश करने वाले मोदी जी ने वो 6 करोड़ लोगों को यहां अगर डोजेस दिया होता, यहां अगर कोविड की कंपनियों को दवा बनाने की परमिशन जो जुलाई में दी 7 कंपनियों को, वो पिछले साल दी होती तो इस देश का हर नागरिक को वैक्सीनेशन लग गया होता और ये देश में जो कोविड के जो सेकेंड वेव आई, जिसमें 40 लाख लोगों से ज्यादा लोगों ने अपने प्राण गंवाए, वो नहीं गंवाए होते, वो नहीं गंवाए होते। मगर फिर भी आप कहोगे नहीं, उसकी क्या गलती है, ये तो सारा वैक्सीनेशन मोदी जी के वजह से हो रहा है। 18% तुम्हारे जेब से छीना जा रहा है, पेट्रोल डीजल के अंदर से पैसे तुम्हारे जेब से छीने जा रहे हैं, गैस के पैसे तुम्हारे जेब से छीने जा रहे हैं, भूखा तुमको मारा जा रहा है, बगैर वैक्सीनेशन के तुमको मारा जा रहा है, लोग बेरोजगार तुम हो रहे हो, मगर फिर भी आप कहोगे कि नहीं, सारा विकास तो मोदी जी ने किया, सारा विकास तो मोदी जी ने किया है, कांग्रेस ने क्या किया। यह हाल है। और जब इस देश में यह हाल होता है, इतिहास उठा के देख लीजिए, इतिहास उठा के देख लीजिए कि जहां जहां पर डिक्टेटरशिप हुई है, ईस्टर्न यूरोप, रशिया, मुस्लिम कंट्रीज, सद्दाम हुसैन, हिटलर, लैटिन, स्टालिन, जहां जहां पर डिक्टेटरशिप हुई है और जहां पर जनता इस तरह से पागल हो जाती है तो उसे सच और झूठ का पता नहीं लगता, और उसका सब में बड़ा खामियाजा अगर कोई चुकाता है तो जनता चुकाती है, वो जनता चुकाती है। और वही काम इस देश में हो रहा है। ये रिक्शा चलाने वाले गरीब लोग, ये हाथ गाड़ी वाले लगाने वाले गरीब लोग किस तरह करोड़ों की तादाद में पैदल चल के गए हैं। 2 साल का बच्चा, गर्भवती महिलाएं, बूढ़े व्यक्ति इसी रास्ते से चलते हुए हमने देखा जाते हुए, क्योंकि 2 महीने तक 24 घंटा हम उनको खाना खिलाते हैं। 2 महीने तक वो लोग मुंबई में रहते होंगे, कहीं और रहते होंगे, मगर उनकी हालत हमने देखी। वो यहां से क्यों चले गए? क्योंकि झोपड़े में रहते, स्लम्स में रहते, 1 रूम किचन में रहते हैं। एक आदमी कमाता है, 10 लोगों को पालता है। किस तरह से शहर में पाला होता अगर लोगों ने, सरकार ने जिस तरह से कहा कि ताली बजाओ, थाली बजाओ, मोमबत्ती जलाओ, दिए लगाओ, कोविड भाग जाएगा। कोविड तो नहीं भागा, मगर इस देश को ऐसी मुसीबत में और परेशानी में 2 साल तक की सरकार ने डाली, इसके जिम्मेदारी से वो पल्लाड़ा झाड़ नहीं सकते। इसकी जिम्मेदारी इस बीजेपी को लेना होगा, चाहे वो केंद्र में हो कि चाहे मीरा भाईंदर में। आपने कभी देखा था इन बीजेपी वालों को जो सत्ता में थे महानगर पालिका में, कि इस कोविड में घूम करके माइग्रेंट लेबर्स को खाना खिला रहे थे? किसी ने देखा था? मुझे बताइए, बताइए। ना कोई महापौर, ना तुम्हारे इस प्रभाग के नगर सेवक घर के बाहर नहीं निकलते थे। यह हाल था। इनको पूछिए कि आपने कितने माइग्रेंट्स को, कितने गरीबों को अनाज दिया, दवा दिया, वैक्सीनेशन दिया, अस्पताल पहुंचाया, ब्लड डोनेशन किया, ब्लड प्लाज्मा किया, अस्पताल ले गए, शमशान ले गए। बोला बताइए इस 2 साल में आपने कोविड में क्या किया? अखंड प्रताप, आपको ये पूछवाने लगाना है लोगों को। मनीष, ये लोगों ने पूछना चाहिए यहाँ के नगर सेवकों को, जब वो आएंगे अगले 2-4 महीने में वोट मांगने, तब पूछने लगाइए लोगों को कि आप बताइए, हमको एविडेंस दीजिए, भाषणबाजी मत कीजिए कि आपने कंक्रीट रोड बनाया। अरे जब इंसान जिंदा नहीं बचेगा तो उस रोड पे कौन चलेगा?
आपने पानी लाया, होर्डिंग लगाई 2019 में, देवेंद्र फडणवीस जी आए थे कि 24 घंटा पानी मिलेगा। कितना घंटा पानी मिलता है? अभी पानी के कनेक्शन बंद हो गए। 19 में महापालिका के चुनाव में होर्डिंग लगी थी, शहर में लगी थी कि नहीं लगी थी? अरे हाँ या ना तो बोलो। ये मरी हुई आत्मा है जनता की, ना हाँ बोलती है ना बोलती है, ना दोषी को सजा देती है, खुद सजा भोगती है, खुद सजा भोगती है। टैक्स तुम चुकाते हो, वैक्सीनेशन लिए बगैर तुम मरते हो, कोविड में तुम मरते हो, बेरोजगारी से तुम मरते हो, मगर आवाज नहीं निकलती है। ऐसी डरी हुई जनता 1947 में भी नहीं थी, जब अंग्रेज लोग यहाँ राज करते थे। जब अंग्रेज राज करते थे उस वक्त भी ऐसी जनता नहीं थी कि आत्माएं मर गई है, मुंह से आवाज नहीं निकलती। ऐसी मरी हुई आत्मा इस देश की हमने कभी नहीं देखी, ना इतिहास ने कभी देखा। बहुत लंबी बातें करनी है, आप लोगों से तो बहुत बातें करनी है, सभी लोगों से, जितने इस शहर में आकर के बसे हैं 25-30 सालों से, बहुत आप लोगों से गुफ्तगू करनी है, चर्चाएं करनी है, पूछना है कि हमारा दोष बताइए कि 2014 या 19 में आपने जो लोगों को चुन के दिया, हमारे लोगों को चुन के नहीं दिया, उन्होंने आपका क्या फायदा किया और हमने आपका क्या फायदा किया था। ये सवाल हम पूछने वाले हैं। हमेशा इलेक्शन में जनता पूछती है, इस बार कांग्रेस सवाल पूछेगी जनता से, और जनता को जवाब देना होगा, बताना होगा क्या उन्होंने सही फैसला किया था कि गलत फैसला किया, और कितने साल तक गलत फैसला करेंगे ये भी बताना होगा। यही अखंड प्रताप जी, यहाँ पे सेवा तो कीजिए मगर लोगों की आत्माओं को भी झंझोड़िए। ये मरी हुई आत्मा हो गई है लोगों की, इसको झंझोड़ना पड़ेगा। ये बह गए हैं, सैलाब में बह गए हैं। अभी आप टीवी उठा करके देखिए, टीवी चालू कीजिए तो सरकारों का काम होता है लोगों के आंसू पोंछना, भूखे को खाना खिलाना। तो सरकार क्या काम करती है? धार्मिक चीजें टीवी पे दिखाती है, धर्म के नाम पे, सिर्फ धर्म के नाम पे, कि आपको राम मंदिर बनेगा तो स्पेशल ट्रेन में फ्री विजिट कराएंगे। ये योजनाएं भी आएगी अभी आपके पास कि मुंबई से राम मंदिर के दर्शन के लिए फ्री ट्रेन चल रही है, कलकत्ता से चल रही है, मद्रास से चल रही है, हर जगह से चल रही है, फ्री ट्रेन चलेगी। और लोग उसी भावनाओं में बह जाएंगे। लोग फिर भूल जाएंगे कि हमने हमारे बाप को खो दिया, हमने हमारे नौजवान बच्चे को खो दिया कोविड में, हमारा बेटा बगैर रोजगार के आत्महत्या कर लिया। लोग फिर सब बातें भूल जाएंगे और उसी भावनाओं में फिर से बह जाएंगे। तो आप इस जन संपर्क का मतलब ये होता है कि लोगों से जन और संपर्क बनाना। तो संपर्क बनाने में लोगों को जगाने का काम भी आपको करना है। सोए हुए लोगों को जगाना है, भूले हुए को रास्ता बताना है, भटके हुए को रास्ता बताना है, और जिन लोगों की समस्या है उन समस्याओं का समाधान आपको यहाँ पे करना है। यही बोल के मैं अपना भाषण खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय